अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट इन्फो 5। आज BIF 101 का जो लेक्चर नंबर 51 है उससे लेकर 55 तक डिस्कस करेंगे। तो अगर सबसे पहले इसमें है कि ट्रांसलेशन शुरू कैसे होगी। ट्रांसलेशन क्या है कि इसमें जो मैसेंजर RNA से प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं, वो कैसे बननी है। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि जो पिछला लेक्चर था राइबोसोम का, जिसमें मैंने दोबारा उसको दोहरा देता हूं कि राइबोसोम क्या था। इसमें दो सब यूनिट्स थे, एक ये वाला लार्ज और एक वाला स्मॉल। ठीक है, तीन साइड्स थी, ए जिसे को अमाइनो साइड ट्रांसफर RNA बाइंडिंग साइट, और पी को पेप्टाइडल ट्रांसफर RNA बाइंडिंग साइट, और ई को एग्जैक्ट साइट कहते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि जो मैसेंजर RNA के कोडोन्स होंगे उनको जो आने वाला पॉलीपेप्टाइड चेंज होगी जैसे बनना है, तो जो आएगी साइट आएगी वो उन कोडोन्स को एंटी कोडोन को आपस में एडजेसेंट होना ज़रूरी है। यानी अगर जो कोडोन है मैसेंजर RNA पर, उस पर जो स्टार्ट कोडोन है वो पी साइट पर होना ज़रूरी है। उसमें क्या होगा कि AUG हो, ये स्टार्ट कोडोन है, या GUG हो। तो इसमें क्या है कि जब अगर AUG आ जाए इधर, तो उसका क्या है कि उसके ऊपर जो आने वाली साइट है, जो आएगा ट्रांसफ़र RNA जिससे आगे न्यू पेप्टाइड चेन्स बननी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो ऊपर वाले एंटी कोडोन आ रहा है वो नीचे वाले कोडोन के एडजेसेंट हो, यानी मुखालफ हो। कोडोन और एंटी कोडोन का जो लफ्ज़ हैं उनसे ही इनका मतलब वाज़ह हो रहा है कि जो कोडोन है, जो एंटी कोडोन, एंटी मतलब मुखालफ, जैसे एंटीडोट होता है किसी बीमारी के ख़िलाफ़ जो उसका इलाज होता है, ठीक है, उसी तरह एंटी कोडोन। तो अगर यहाँ पर AUG है कोडोन पर, तो ऊपर जो होगा वो टी और C कर लें और A कर लें, इस तरह होगा। ठीक है, वो सेम नहीं होंगे। तो अब शुरू करते हैं जो इनिशिएशन है ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन शुरू कैसे होगी। तो इसमें जो तीन इवेंट्स हैं, तीन ये चीज़ें होंगी तो शुरू होगी। तो सबसे पहले क्या है कि राइबोसोम में क्या है, मैसेंजर RNA रिक्रूटेड हो, ये सबसे अहम है। अगर राइबोसोम ही नहीं आएगा, कोडोन ही नहीं आएगा, स्टार्ट कोडोन ही नहीं आएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो उसके बाद क्या है कि जो चार्ज ट्रांसफ़र RNA आएगा वो पी साइट राइबोसोम, या राइबोसोम की जो ये पी साइट है, इस पर वो चार्ज ट्रांसफ़र RNA आएगा। जैसे कि आपको बताया कि ये जो एंटी कोडोन है वो ये वहाँ पर आएंगे, कोडोन के जो दी गई मालूमात है उनको रीड करेंगे, तो आगे का रिएक्शन शुरू होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद है कि राइबोसोम जो मस्ट बी प्रिसाइजली पोजीशनड ओवर द स्टार्ट कोडोन। तो ये आपको बताता चलूँ कि जो ऊपर से आ रहा है चार्ज ट्रांसफ़र RNA आ रहा है, उसका स्टार्ट कोडोन पर जो उसको ऊपर बिठाना है, यानी उसका जो आना है, ये समझ ले, ये मैसेंजर RNA, ठीक है, और ये ट्रांसफ़र RNA आया। ठीक है, इसको इसके ऊपर कोडोन्स का एंटी कोडोन्स का जो है कोडोन्स के ऊपर आना ये मस्ट है। अगर ये नहीं प्रॉपरली आएगा अपनी जगह पर, तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो AUG है, फॉर एग्ज़ाम्पल AUG, ये क्या है, स्टार्ट कोडोन है। ठीक है, तो ऊपर जो है, ऊपर इस AUG आएगा तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। इनके एडजेसेंट आएंगे, यानी इनके जो मुतबादल आए वो आएंगे। वैसे A के साथ T होता है, लेकर यहाँ पर A के साथ G आएगा, और U के साथ C आएगा, और G के साथ जो है वो A आएगा। ठीक है, इस तरह आएगा तो ये क्या रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये तीन जो पॉइंट हैं ये आपने याद करने हैं इनिशिएशन करने के लिए, यानी ट्रांसलेशन जब शुरू होगी ये तीन चीज़ें होंगी तो ट्रांसलेशन शुरू होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जो चौथा इन्होंने दिया है कि वही बात है कि जो स्टार्ट कोडोन के ऊपर जो राइबोसोम की पोजीशनिंग है वो अच्छे से करनी है। अगर वो नहीं करेंगे तो जो ओपन रीडिंग फ्रेम होता है वो नहीं चालू होगा, जिससे यानी जो पॉलीपेप्टाइड्स की चेंज बनेगी, सिंथेसिस होगी, वो नहीं हो पाएगी। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो राइबोसोम की असेंबली होती है, उसमें मैसेंजर RNA जो सिर्फ एक सब यूनिट एक ही टाइम में करता है, तो ये एसोसिएट जो है वो मैसेंजर RNA फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो एसोसिएशन होती है स्मॉल सब यूनिट्स में मैसेंजर RNA के साथ, उसमें जो बेस पेयरिंग इंटरेक्शन होती है वो क्या होती है, वो 16S RNA पर होती है। तो ये 16S 70S 30S, इसके बारे में आपको आगे जो लेक्चर्स में डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद ये पोजीशन जो होती है मैसेंजर RNA की स्टार्ट कोडोन पर, वो पी साइट पर होती है, जैसे कि पहले आपको बताया। ठीक है, जहाँ ये लार्ज सब यूनिट होता है, जहाँ पर ये तीन साइट्स होती हैं A, P और E, तो वहाँ से जो कम्प्लेक्स को ज्वाइन करते हैं, और क्या होता है जो मैसेंजर RNA वो इसको ज्वाइन करता है पी साइट पर। ठीक है,
इसके बाद ये जो इवेंट की जो ट्रांसलेशन अक्कर है वो क्या होती है, फुल राइबोसोम इन द एब्सेंस ऑफ फुल राइबोसोम, यानी राइबोसोम की एब्सेंस में ये ट्रांसलेशन अक्कर होती है। लेकिन इससे पहले आपको बताऊं कि होता क्या है कि जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है वो बाइंड करता है पी साइट पर, जैसे कि आपको पहले बताया। और ये इवेंट जो स्पेशल ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पर दिया गया है पी साइट को, ये कहाँ से आया, इसको क्या कहते हैं, इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। यानी ये क्या करता है, ये इस प्रोसेस को इनिशिएट करता है यानी शुरू करता है इसको, इसलिए इसको इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए कहता है। ये पॉइंट आपने लाजमी याद करना है। उसके बाद है कि ये जो इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए बेस पेयर है, इसमें जो स्टार्ट कोडोन है जैसे कि आपको पहले बताया AUG और GUG है, ठीक है, ये स्टार्ट कोडोन है। और इसके बाद अगर ये AUG जो इनके मीनिंग जो डिफरेंट है वैन दे अकर विद इन ORF, यानी जब ओपन रीडिंग फ्रेम में ये आते हैं तो इनकी जो रीडिंग फ्रेम्स है वो मुख्तलिफ है। जैसा कि अगर पहले आएगा AUG स्टार्ट कोडोन के तौर पर, तो इसके जो रीडिंग फ्रेम होगा वो जब GUG आएगा पहले ओपन रीडिंग फ्रेम में, उसके रीडिंग फ्रेम से ये दोनों मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। तो ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होता है, वो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए होता है। तो इनका यहाँ पर एक MCQs है जो आपने याद रखना है कि जो AUG है वो मैथियोनिन के साथ आता है और GUG जो है वो वलाइन के साथ आता है, ठीक है। अब अगर आ गया है ट्रांसफ़र आरएनए, इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, मैथियोनिन के साथ आएगा यानी AUG के साथ आएगा कोडोन पर। तो ये क्या करेगा, इसके साथ जब मैथियोनिन के साथ आएगा तो ये सेपरेट एंजाइम जो होता है मैथियोनिन ट्रांसफ़र आरएनए ट्रांसफॉर्मरलेज, इसके साथ ये जो है वो रिपेयरली ऐड करेगा, इससे अमीनो एसिड जो मैथियोनिन है वो ऐड होगी। और इसके बाद जो वलाइन है और मैथियोनिन जो इनिशिएटर ट्रांसफर है वो कपल होंगे किसके साथ, एन फॉर्माइल मैथियोनिन के साथ। तो ये जो चार्ज इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि ये ट्रांसफर आरएनए अब चार्ज हो गया है मैथियोनिन के साथ मिलकर, तो इसे हम क्या कहेंगे, FMET ट्रांसफर आरएनए कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और MCQs है कि जो सबसे पहले अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड के साथ ज्वाइन करता है वो कौन सा है। तो आपने क्या कहना है, एन फॉर्मूले मैथियोनिन। ये क्या है, ये सबसे पहला फर्स्ट अमीनो एसिड है जो पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ रिएक्ट करता है। ये ज़्यादातर जो होते हैं उनमें नहीं होता, लेकिन इसका जो यहाँ पर केस है कि जो एंजाइम हो जिसे हम डीफॉर्मलेज कहते हैं वो क्या करता है, रिमूव करता है, फॉर्मल ग्रुप से रिमूव हो जाता है अमीनो एसिड के फॉर्मल ग्रुप से, ठीक है। और ये कब होता है, या तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है उससे उसके दरमियान हो जाता है या उसके बाद हो जाता है। ये उससे पहले नहीं होता, ये उसके दरमियान होता है या उसके बाद हो जाता है, जिससे डीफॉर्मलेज जो रिमूव एंजाइम है वो रिमूव हो जाता है इससे, ठीक है। तो जो बहुत सारे प्रोकैरियोटिक हैं उनमें जो प्रोटीन होती है, ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ये मैथियोनिन के साथ स्टार्ट नहीं होती, यानी AUG जो स्टार्टिंग कोडोन है उसके साथ नहीं होती। वह ये amino peptides often remove the amino terminal methionine as well as one or two additional amino acids। जो amino peptidase enzyme है वो क्या करता है, वो रिमूव कर देता है इस मैथियोनिन को और उसके साथ एक या दो और जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको भी रिमूव कर देता है, इसलिए उनमें जो मैथियोनिन के ज़रिए नहीं होते। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो मैथियोनिन के ज़रिए क्यों नहीं होती, तो आपने कहना है कि अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम वो रिमूव कर देता है, ठीक है। तो जो 52 इसमें इनिशिएटर फैक्टर्स है, ये क्या है, इनिशिएटर फैक्टर्स क्या है, यानी वो चीज़ जो इनिशिएट करेगी ट्रांसलेशन को। इनमें फैक्टर्स ये स्मॉल सब यूनिट्स के साथ कमेंसेस होते हैं। ये सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट एक स्मॉल सब यूनिट। तो ये जो होते हैं वो स्मॉल सब यूनिट के साथ होते हैं। तो इसमें इनको क्या कहते हैं, IF1 IF2 और IF3 कहते हैं। तो जो IF1 है उसका क्या काम है, वो ट्रांसफर आरएनए को बाइंडिंग करने के लिए जो स्मॉल सब यूनिट है विल बिकम द पार्ट ऑफ ए साइट, यानी वही बात है कि अगर ट्रांसफर आरएनए आ रहा है तो वो ए साइट को बाइंड नहीं करेगा, वो जो है क्या करेगा, वो पी साइट को करेगा। अगर वहाँ पर हो गए तो आगे ट्रांसलेशन का अमल शुरू होगा। तो ये क्या करता है, ये ट्रांसफ़र आरएनए को ए साइट पर जो होता है सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट में उसको बाइंड करने से रोकता है, ठीक है। इसके बाद जो IF2 है वो उसका क्या काम है, GTPase दैट इंटरेक्ट्स विद 3 की कंपोनेंट्स ऑफ इनिशिएटर मशीनरी। इनिशिएशन मशीनरी में ये 3 कंपोनेंट्स को जो है कंट्रोल करता है, इंटरेक्ट करता है, जिसमें सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट, उसके बाद IF1 को, उसके बाद जो चार्ज इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए आ रहा है जिसे हम FMET ट्रांसफर आरएनए कहते हैं उसको, ठीक है।
इनको ये जब ये करेगा तो IF2 जो है फैसिलिटेट द एसोसिएशन ऑफ विद स्मॉल सब यूनिट्स एंड प्रिवेंट्स अदर चार्जेस ट्रांसफर फॉर सर्चिंग विद स्मॉल सब यूनिट। ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट जो एफ मेट ट्रांसफर आर ने है जिसने आकर जो ट्रांसलेशन है वो शुरू करनी है उसको स्मॉल सब यूनिट्स के साथ करेगा और प्रिवेंट करेगा ट्रांसफ़र आरने को। जो IF1 पहले हमने पढ़ा कि ए साइट के साथ जुड़ने के लिए उसको ट्रांसफ़र आरने को क्या करता है, रोकता है, ये उसको भी रोकता है और ज्वाइन करता है एफ में ट्रांसफ़र आरने को स्मॉल सब यूनिट्स के साथ। ठीक है, तो IF3 जो है ये क्या है, तो ये क्या करता है कि जो स्मॉल सब यूनिट होता है उसको ये IF3 की बात हो रही है कि वो क्या करता है स्मॉल सब यूनिट को जो ब्लॉक करता है, यानी उसको लार्ज सब यूनिट्स के साथ जुड़ने नहीं देता। हालांकि वो जुड़े होते हैं लेकिन पीछे जो होता है वो उसको रिमूव करता है, एक दूसरे से फोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर क्या करता है, ये उनको आपस में मिलने से रोकता है। इससे क्या होता है कि जो न्यू साइकिल हो रहा है ट्रांसलेशन का उसमें ये क्या करता है स्मॉल सब यूनिट को दोबारा जुड़ने नहीं देता, और इस के जो एंड होता है स्मॉल सब यूनिट का प्रीवियस राउंड ऑफ ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन को जो पहले राउंड चल चुका है उसके बाद इससे ये डिसोसिएट करता है 70S राइबोसोम को इनटू इट्स लार्ज एंड सब यूनिट्स में। ये क्या है 70S, आपको पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि ये वहाँ पर 16S और 70S क्या है। तो ये इसमें आपको बताता हूँ कि ये इससे जो इसकी डायग्राम है उससे आपको वाज़ह हो जाएगा कि ये क्या है। इसमें है क्या कि राइबोसोम का जो हिस्सा है इसको 50S और 30S में तकसीम किया। अगर आप इनको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा 80S होगा, ये लेकिन यहाँ तो 70S दिया हुआ। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको आपने कैलकुलेट नहीं करना, इसको आपने जमा नहीं करना। यहाँ पर इसका मकसद ये है जब ओपन रीडिंग फ्रेम जिसे हम कहते हैं ORF ओपन रीडिंग फ्रेम, तो उसमें क्या होता है ये जो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के जो स्मॉल सब यूनिट्स और लार्ज सब यूनिट्स हैं, ये एक फॉर एग्जांपल आप एक ट्यूब ले रहे हैं जिसमें आपने कुछ सोल्यूशन डाला है तो उस पर नंबर लगे हुए हैं, तो वो क्या करता है उसमें जो वज़न के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो बैठती जाती हैं। जिसका वज़न ज़्यादा होता है वो उसके ट्यूब के बिल्कुल नीचे तह में बैठ जाती है, और जिसका थोड़ा होता है वो ऊपर ऊपर बैठती जाती हैं। तो वहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे कि ट्यूब के जो यहाँ पर बैठी तो वो क्या होता है सेडिमेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो वहाँ पर बैठी तो उसका वज़न यहाँ से कम था, इससे कम था। तो हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है कि ये कहाँ पर ये 30S पर बैठ रही है या कहाँ पर बैठ रही है, ठीक है। तो इसी तरह है कि जो चीज़ें 30S पर बैठती हैं उनको ये ओपन रीडिंग फ्रेम में जो 30S पर बैठती हैं उनको 30S कहते हैं। तो ये राइबोसोम जो है ये ओपन रीडिंग फ्रेम में 70S पर बैठता है, ठीक है। यहाँ पर 70S फ्रेम पर बैठता है, लेकिन इसमें आगे दो चीज़ है कि ये 50S और 30S का तल्लक क्या है। इसके बारे में आप बताऊं कि ये तो 70S पर बैठता है, लेकिन जब इसके आगे जो इसके स्मॉल सब यूनिट्स और लार्ज सब यूनिट्स को जब दोबारा हम बिठाने की कोशिश करें ओपन रीडिंग फ्रेम में देखने की कोशिश करें तो ये क्या करते हैं कि जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30S पर बैठ जाता है और बिग जो यूनिट है वो 50S पर बैठ जाता है। लेकिन आपने इनको कंबाइन नहीं करना कि ये 80S पर बैठ जाते हैं, ये अगर पूरा राइबोसोम हो तो वो 70S पर बैठ जाता है। तो हम इसके इधर ही यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं इसकी डायग्राम से कि जो सबसे पहले है कि इसको डिसोसिएट करेगा 2 पार्ट्स में। एक क्या है ये बिग यूनिट है और ये स्मॉल यूनिट है, ठीक है। इसमें साइड्स हैं तीनों। जो IF3 यहाँ पर अमल करेगा, IF3 क्या करेगा, तो इसमें हो क्या रहा है जब IF3 ऐड करेंगे हम इसमें तो ये ई साइड पर जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप आपने याद रखना है कि जो IF3 हम ऐड करेंगे वो ई साइड पर बैठ जाएगा। जब हम दोबारा IF2, IF1 और GTPase एंजाइम जो वहाँ पीछे हमने पढ़ा है वो तीनों जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये कहाँ बैठेंगे ए साइड पर, ठीक है। ए साइड पर ये बैठ गया 30 और ई साइड पर 3 बैठ गया, ठीक है। अब क्या करना है कि वो जो इनिशिएटर ट्रांसफ़र RNA था यानी जो जिसने आकर पी साइड पर बैठना था, एक एफ मेट ट्रांसफ़र RNA आएगा और एक मैसेंजर RNA आएगा, क्योंकि इन दोनों का आना ज़रूरी है। ये पॉइंट यहाँ पर है, ये क्या है, ये स्टार्टिंग कोडोन यहाँ पर मौजूद है, ये आएगा और इसका आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर बैठा पी साइड पर, उसके ऊपर आया एफ मेट ट्रांसफ़र RNA। ये ऊपर आप देख सकते हैं बिल्कुल
जो उसका स्टार्टिंग कोडोन है उसके ऊपर आ बैठा, जो पहले हमने बात कही थी कि जो आएगा राइबोसोम में उसकी जो पोजीशनिंग है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर पोजीशनिंग एक्यूरेट नहीं होगी तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा और ओपनिंग फ्रेम जो है वो भी सही तरह से वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, अब जब हम इसको बिल्कुल ये 3 साइट है, ये जो 3 था IF3, ये इसको बाइंड करके बैठा था इस 30S इनिशिएशन कम्प्लेक्स को। ठीक है, जब हम इसको रिमूव करेंगे तो जो हमारे पास बिग यूनिट था वो हमारे पास पीछे था, जो हमने यहाँ पर डिटैच किया था। ठीक है, इसको हम दोबारा ऐड कर देंगे। 3 साइड रिमूव कर दिया IF3, तो ये ई साइड पर आकर बैठ जाएगा, यानी ये टोटल पर आकर बैठ जाएगा, जिससे क्या होगा ये एक बन गया। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि जब हम 2 और GTPs और जो इंजाइम है उनको हम रिमूव करेंगे, 1, 2 और ये GTPs इंजाइम, इनको हम जब रिमूव करेंगे तो हमारे पास 30S इनिशिएशन कम्प्लेक्स का जो है वो बन जाएगा। ठीक है, ये आपको डायग्राम इससे तकरीबन सारा जो है जो आपके समझ आ जाएगा ये कंसेप्ट। तो यहाँ से लगकर यहाँ से जो ये है ये सारा, ठीक है, और ये सारा और ये सारा, ये क्या है जो हमने आपको जो मैंने आपको बताया उस डायग्राम में, ये सब वही डिटेल से लिखा हुआ है। तो आपको अगर डायग्राम अच्छी तरह से आती है, यानी अगर आपको वहाँ से अच्छी तरह से समझ आ गई है, तो ये आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो 53 लेक्चर है ट्रांसलेशन एलोंगेशन, ये क्या होता है इसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। तो जो सबसे पहले है कि जब राइबोसोम में जो चार्ज इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए आ गया जिसने ट्रांसलेशन शुरू कर दी पी साइट में, तो जिससे पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस शुरू होगी। लेकिन इसमें 3 इवेंट्स ऐसे हैं जिनको अगर आप एक्यूरेट नहीं करेंगे तो ये फिर से उसके लिए सही नहीं होगा पॉलीपेप्टाइड चेंज के लिए। तो सबसे पहले इवेंट्स में क्या है कि जो अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए आ रहा है ए साइट में, उसका कोड ए साइट के जो कोडोन है उसके साथ राइबोसोम के साथ जो आना है वो करेक्ट होना चाहिए। वही आपको पहले बताया, अगर स्टार्टिंग कोडोन के साथ ही उसका तल्लक नहीं सही होगा तो वो क्या होगा, रिएक्शन सही तरह से नहीं चल पाएगा। तो जो सेकंड है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्मेड बिटवीन द अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के दरमियान और ए साइट के जो पेप्टाइड चेन है उनके दरमियान। ये अटैच कर देगा ट्रांसफ़र जो पेप्टाइडल ट्रांसफ़र आरएनए है उसको पी साइट के दरमियान। ठीक है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो पेप्टाइडल ट्रांसफ़र आरएनए है वो अमाइनो ट्रांसफ़र आरएनए के जो कार्बोक्सिल ग्रुप था वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, जिससे उसके जो ये अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए ये रिमूव हो जाता है और उसके जो सारा चेंज होती हैं वो ट्रांसफ़र आरएनए पर आ जाती है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लें। ठीक है, इसमें क्या है कि जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज रिएक्शन होती है रिजल्ट्स करती है ट्रांसफ़र करने के लिए ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स को, जिससे ट्रांसफ़र आरएनए इन दी पी साइड में ट्रांसफ़र आरएनए आया, वहाँ पर ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स शुरू होगी। और जो चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए है वो क्या है, वो ए साइट में है। ठीक है, जो थर्ड इसमें बात है, ये आपने ये पॉइंट और थर्ड पॉइंट याद करना है कि इसमें जो पॉलीपेप्टाइड ट्रांसफर आरएनए आया है उन ए साइट इज एसोसिएटेड कोडोन मस्ट बी ट्रांसलोकेटेड इन द पी साइट, यानी ए साइट पर जो पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए है उसका जो कोडोन है उसको पी साइट में भी ट्रांसफ़र करना है। तो वो कैसे होगा, ये जो दूसरा साइकिल आएगा कोडोन का, यानी जो दूसरे साइकिल पर सिंथेसिस होगी पेप्टाइड चेन्स की, वो भी तो होनी है। तो इसके लिए अगर वो ए साइट पर या पी साइट पर ही पड़ा रहेगा तो वो कैसे होगा। ई साइट जो एग्जिट साइट है वो किस लिए, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जो इसमें राइबोसोम जो है वो मूव करता है, ना कि जो ट्रांसफ़र आरएनए है पेप्टाइडल ट्रांसफ़र आरएनए, और ना ही कोई साइट मूव करती है। जो राइबोसोम है वो लिटरली मूव करता है थोड़ा सा, और जिससे क्या होता है जो ए साइट्स में होती है चीज़ वो पी साइट में चली जाती है, और पी साइट्स की जो चीज़ होती है वो ई साइट्स में चली जाती है, जिसे एग्जिट साइट कहते हैं, जहाँ से पॉलीपेप्टाइड्स जो चेंज होती हैं वो निकल जाती हैं। ठीक है, ये ही कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये जो दो ऑक्सिलरी प्रोटीन्स होती हैं जिन्हों को एलोंगेशन फैक्टर्स कहते हैं वो इस इवेंट्स को कंट्रोल करती हैं। तो अगर हम ये पढ़ते जाएंगे तो ये लेक्चर कंप्लीट ही नहीं होगा। तो आपको मैं सिंपल इसकी जो डायग्राम है उससे समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये रिएक्शन क्या है। ये हमने क्या किया 30S का 70S का सॉरी हमने जो बना लिया था पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इसमें हमने जो ट्रांसफ़र करना है ए साइड से पी साइड से
ई साइट्स की तरफ, तो वो कैसे होगा? तो ये सबसे पहले यहाँ पर होना क्या है कि जो EFTU इंजाइम है, EFTU क्यों कहा जाता है? एलोंगेशन फैक्टर TU, ठीक है। ये क्या है? इसमें हम क्या करेंगे कि EFTU GTPase इंजाइम है, ठीक। उसके बाद जो अमीनो एसिड ट्रांसफ़र RNA उसके साथ इसको अटैच हुआ होगा, और इसको हम ये जो 30S हमने पहले बनाया था उसमें ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो A साइट्स पर जाएगा, ठीक है। A साइट्स पर क्यों जाएगा? क्योंकि इसने जाना ही A साइट्स पर है, P साइट पर नहीं जाएगा, क्योंकि P साइट्स पर पहले से ये आपको नज़र आ रही है पेप्टाइड चेन्स, पहले से पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये A साइट क्योंकि खाली थी, ये वहाँ पर जाएगा। फैक्टर बाइंडिंग सेंटर है, A साइट वहाँ पर ही जाएगा, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला ये फैक्टर बाइंडिंग सेंटर है, यहाँ पर ये अमीनो एसिड ट्रांसफ़र RNA के साथ आएगा और बैठ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर आएगा तो ये जो एलोंगेशन फैक्टर था उसने अपना काम कर दिया, उसने इसको A साइट में पहुंचा दिया। वो क्या करेगा? GTP जो एंजाइम था और जो फास्फोराइलेज एंजाइम था उसके साथ लेकर उसको निकलता बनेगा, और जो पीछे रह जाएगा वो A साइट पर आ जाएगा। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब ये बैठेगा तो कोडोन और एंटी कोडोन का जो मैच है वो मस्ट होगा। जब तक वो नहीं होगा तो ये नया प्रोसेस शुरू होगा और ना कुछ, ठीक है। ना ये एलोंगेशन फैक्टर जो हाइड्रोलाइसिस होगी वो हो जाए, वो तो ये अपना काम करके निकलता बनेगा, लेकिन जो पीछे का प्रोसेस है वो जब तक कि एंटी कोडोन और कोडोन्स की जो आपस में मैचिंग है वो नहीं होगी तो ये प्रोसेस शुरू नहीं होगा। तो इसमें जो एरर रेट है वो 10 की पावर -3 से लेकर 10 की पावर -4 तक ये MCQs के तौर पर आ सकता है, ठीक है। इसे आप याद कर लें। लेक्चर नंबर 54 के राइबोसोम इज़ अ राइबोजाइम। इसमें क्या है कि जब करेक्ट यहाँ पर चार्ज या ट्रांसफर RNA यहाँ पर आ गया है इस साइट पर, तो जो पेप्टाइड ट्रांसफर सेंटर था वो क्या करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। ये जो रिएक्शन है कैटलाइज करता है RNA, और स्पेसिफिकली 23S RNA कंपोनेंट ऑफ द लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट का जो कंपोनेंट होता है 23S, वो इसको कैटलाइज करता है, ठीक है। इससे ज़ाहिर होता है कि जो पेप्टाइड ट्रांसफरेज है वो पूरा RNA का बना होता है, और ये जो होता है वो हाई रेजोल्यूशन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम से आता है, ठीक है। इसमें यह है कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है राइबोसोम का वो क्यों है? क्योंकि इसमें जो एक्टिव साइट होती हैं वो 18 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स जो होता है, ए फॉर एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है, इसको इंच भी आप कह सकते हैं, इंच एंगस्ट्रॉम। तो इस से नज़दीक कोई भी एक्टिव साइट इसमें मौजूद नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जो कैटालाइसिस का रिएक्शन होता है उसमें जो डिस्टेंसेस होते वो 1 से लेकर 3 एंगस्ट्रॉम रेंज के दरमियान होते हैं। ये क्लियर है कि जो पेप्टाइड ट्रांसफर सेंटर है वो क्या है? वो राइबोसोम ही है, और दिस इज़ एन एंजाइम कंपोज्ड ऑफ RNA। और ये क्या है? RNA का बना होता है, जैसे कि ऊपर हमने देखा कि पेप्टाइड ट्रांसफर इज इंटायरली कंपोज्ड ऑफ RNA, ठीक है। तो यहाँ पर एज क्वेश्चन इसमें कि हाउ डज द 23S RNA कैटलाइज्ड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी ये कैसे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के वजह बनते कैटलाइज करते हैं। तो इसमें है कि जो एग्जैक्ट है कि बेस पेयरिंग बिटवीन द 20S RNA एंड CC एंड्स ऑफ द ट्रांसफर RNA इन द A एंड P साइट्स, A और P साइट्स में जो 23S RNA है और CC एंड्स हैं ट्रांसफ़र RNA की, वो क्या करती हैं? हेल्प करती हैं पोजीशन करने के लिए अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप जो अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र RNA का है, जिस अटैक कर रहा है कार्बोनिल ग्रुप का पॉलीपेप्टाइड जो चेन बन रही है उन पर। तो वो क्या करेगा? पेप्टाइड ट्रांसफ़र RNA वहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है, A और P साइड में। उसके बाद ये जो इंट्रैक्शन होता है ये स्टेबलाइज कौन करता है? अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र RNA आफ्टर अकोमोडेशन। तो अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र RNA हमने ऊपर भी पढ़ा, यही करता है, स्टेबलाइज करता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखा कि ये अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र RNA आ रहा था जिसने इस रिएक्शन को स्टेबलाइज किया। तो इतना आपने कर लेना, और ये वाला जो है रहने देना है, इसे आपने सिर्फ पढ़ लें। और जो 55 लेक्चर है कि ट्रांसलोकेशन इन दी लार्ज सब यूनिट, हमने सबसे पहले देखना है कि लार्ज सब यूनिट है उसमें ट्रांसलोकेशन किस तरह से हो रही है।
सबसे पहले क्या होगा कि जो पेप्टाइड ट्रांसफेरेज रिएक्शन है वो अक्कर होगा, जिसके नतीजे में जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो पी साइट की तरफ डीसाइलेटेड हो जाएगा, यानी वो अमीनो एसिड के साथ मजीद अटैच नहीं रहेगा। ग्रोइंग जो पॉलीपेप्टाइड चेंज हो रही हैं वो वहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो क्या करेगा, टी आर एन ए इन ए साइड वहाँ पर उसकी तरफ लिंक हो जाएगा और जो पी साइड के साथ था वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो न्यू राउंड है इसमें वही बात है कि पी साइड पर ट्रांसफर आरएनए मूव ई साइड की तरफ, ए साइड पर जो ट्रांसफर आरएनए वो मूव कर रहा है पी साइड की तरफ। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, ये बात मैंने पिछले लेक्चर से 44 में या 43 में बताई थी कि जो पी साइड पर ट्रांसफर आरएनए फर्स्ट जो ए साइड से शुरू करते हैं, ए साइड्स पर जो ट्रांसफ़र आरएनए वो पी साइड की तरफ चलना है, मूव करना है। ठीक है, और उसको जो पी साइड पर पहले से मौजूद है वो ई साइड की तरफ जाएगा, जहाँ से एग्जैक्ट साइट है वहाँ से उसने निकल जाना है। तो ये कैसे होगा, ये ए साइड जो है वो उछाल कर नहीं फेंकेगी उसको पी साइड पर, जो राइबोसोम का पूरा स्ट्रक्चर है वो मूव करेगा, ए पी और ई साइड्स अपनी जगहों पर रहेंगी। जब ये राइबोसोम का पूरा स्ट्रक्चर मूव करेगा तो क्या होगा, जो पी साइड पर मौजूद ए साइड पर मौजूद ट्रांसफ़र आरएनए वो पी साइड पर और पी साइड पर मौजूद ई साइड पर चला जाएगा और ई साइड पर मौजूद वो एग्जिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे जो है मैसेंजर आरएनए, इसमें ये कोड थे जो वो अभी एंटीकोडोन के साथ रिएक्ट करे मैच हुए और इनका प्रोसेस चल रहा था फॉर एग्जांपल पी साइड में। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो न्यू कोडोन मौजूद है तो ये जो राइबोसोम का पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या करेगा, इधर को मूव करेगा, लिटरली मूव इधर करेगा और ये जो 3 कोडोन जो अभी मौजूद नहीं है आगे मौजूद हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे पी साइड पर, और पी साइड वाले जो वो ई साइड पर आ जाएंगे। ठीक है, और ई साइड से क्या होगा, ये जो पी साइड ई साइड पर पहले से मौजूद हो जाएंगे वो बाहर की तरफ एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आगे बात वही है कि जो मैसेंजर आरएनए वो मूव करेगा 3 न्यूक्लियोटाइड्स को नेक्स्ट कोडोन को एक्सपोज करने के लिए, पहचानने के लिए। ठीक है, ये मूवमेंट जो राइबोसोम के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि राइबोसोम के बगैर ये मूवमेंट नहीं होगी तो इसलिए हमको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन है, ये आप याद कर लें। ठीक है, ये याद करने की भी अब ज़रूरत नहीं है जितना कि मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, द इनिशियल स्टेप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन आर कपल टू द पेप्टाइड ट्रांसफरेज रिएक्शन। जब तक पेप्टाइड ट्रांसफरेज रिएक्शन अक्कर नहीं होगा तो ये रिएक्शन आगे नहीं होगा। ठीक है, तो आगे यही बताया है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेंज है वो ए साइड से पी साइड की तरफ, पी साइड से ई साइड की तरफ करते हैं और ये सिर्फ जो है लार्ज सब यूनिट में अक्कर होता है प्रोसेस। और इसके बाद जो ये प्रोसेस होता है इसमें एंटीकोडोन्स जो होते हैं ये ट्रांसफ़र आरएनए की वो क्या कहते हैं, अपनी ही इनिशियल लोकेशन में रहती हैं स्मॉल सब यूनिट में। स्मॉल सब यूनिट में मौजूद होती है एंटीकोडोन, ऊपर कोडोन आते हैं तो वो अपने जो कंडीशन होती है वहीं पर रहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये तो जो बिग यूनिट है, लार्ज यूनिट है, वहाँ पर हो रहा था तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो ट्रांसलेशन दोबारा इनिशिएट होगी लार्ज सब यूनिट में बिफोर द स्मॉल सब यूनिट। ये आपने याद रखनी है कि जब भी ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलोकेशन होती है तो वो लार्ज सब यूनिट में होती है ना कि स्मॉल सब यूनिट में। तो इससे के जो ट्रांसफ़र आरएनए वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि वो अपनी असल हालत में अपनी असल जगह पर रहता है जहाँ पर वो था। तो इस स्टेट को क्या कहते हैं, हाइब्रिड स्टेट। ठीक है, ये याद रखनी कि हाइब्रिड स्टेट ट्रांसफ़र आरएनए की कौन सी होती है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो चेंजिंग रिएक्शन हो रहा है वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे कि घड़ी घूमती है 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, और काउंटर क्लॉकवाइज वो रिएक्शन होता है जो इस तरह से मूव करता है, यानी 12 से 1 की तरफ। ठीक है, जब ये काउंटर क्लॉकवाइज रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में जो स्मॉल और बिग यूनिट में जो इंट्रैक्शन है ट्रांसफ़र आरएनए की वो क्या करेगी, बाइंडिंग साइट हो जाएगी डिफरेंट सब यूनिट्स में। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लीशन है ट्रांसलोकेशन की वो रिक्वायर करती है सेकंड एलोंगेशन फैक्टर कॉल्ड EFG। कंप्लीशन तब तक नहीं होगी जब तक ये फैक्टर जो एलोंगेशन फैक्टर है ये ना होगा। ये इनिशिएशन फैक्टर जो होता है एलोंगेशन फैक्टर G, ये
एसोसिएट करेगा जीटीपी के साथ। जब ये इसके साथ मिल जाएगा पेप्टाइड ट्रांसफेज रिएक्शन के बाद ये बाइंड करेगा किसको, जो राइबोसोम की हाइब्रिड स्टेट थी, जो नीचे वाली एंटीकोडोन की जो हाइब्रिड स्टेट थी ट्रांसफर आरएनए की, उसके साथ बाइंड करेगा। और ये जो काउंटर ऑफ द लार्ज सब यूनिट विच स्टिमुलेट जीटीपी हाइड्रोलाइसिस, इसके नतीजे में क्या होगा, जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस शुरू हो जाएगी और जीटीपी की जो हाइड्रोलाइसिस होगी वो चेंज कर देगी कन्फर्मेशन को, जो एलोंगेशन फैक्टर की है दो कॉन्सिक्वेंसेस में, ठीक है। उसमें जो सबसे पहली कॉन्सिक्वेंसेस है उसमें है कि जो इनिशिएशन होगी इस एलोंगेशन फैक्टर जीटीपी की, राइबोसोम आर था टू अनलॉक द राइबोसोम, राइबोसोम्स क्या करेंगे, वो अनलॉक कर देंगे राइबोसोम्स को। तो जो स्ट्रक्चरल स्टडी ये ज़ाहिर करती हैं कि जो गेट्स जो इनको ए पी और ई साइट्स कहते हैं, वहाँ पर जब ये आएगा एलोंगेशन फैक्टर जीटीपी, वो क्या होगा, अनलॉक कर देगा राइबोसोम को, जिससे क्या होगा, ये जो गेट्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे, जिससे जो नेक्स्ट आने वाला अमाइनो साइल ट्रांसफ़र आरएनए है वो आएगा ए साइट में, ठीक है। वही बात है कि ये क्या करेगी, चेंज कर देगी ए साइट की कंफर्मेशन को, यानी आगे आएगा तो जो इंटरेक्शन होगा इनके दरमियान ट्रांसफ़र ए साइट के दरमियान वो डिकोडिंग सेंटर होगा। वो पहले भी आपको बताया कि वो जो सेंटर था वो डिकोडिंग सेंटर था। तो इसमें क्या होगा कि राइबोसोम इज अनलॉक हो जाएंगे और फॉर्मली ए साइट ट्रांसफर कैन मूव इनटू पी साइट। वही बात है कि ए साइट में आएगा, ठीक है, वहाँ पर राइबोसोम अनलॉक हो गया, वो पी साइट की तरफ मूव करेगा जो पी साइट पर था। वो पहले लॉक्ड था लेकिन यहाँ पर अनलॉक हुआ तो वो पी साइट की तरफ मूव किया। और ये जो एलोंगेशन फैक्टर जीटीपी आएगा वो बाइंड करेगा ए साइट की साथ, यानी ये वही अमाइनो साइल ट्रांसफर आरएनए है जो ए साइट में आना है। तो पहले काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हुई थी जिससे ए साइट जो थी वो पी साइट और दूसरे से जो ट्रांसफर आरएनए था उनसे अलग हो गई थी, लेकिन यहाँ पर दोबारा क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। जो स्मॉल सब यूनिट थी वो बैक आ जाएंगे अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जब ये एलोंगेशन फैक्टर जीटीपी जो है वो रिलीज़ होगा, यानी रिलीज़ होने से पहले जो राइबोसोम ये अनलॉक हुए और क्लॉकवाइज रोटेशन हुई, स्मार्ट सब यूनिट अपनी जगह पर वापस आया, तो इससे राइबोसोम की जो कुव्वत थी, जो अफिनिटी थी, वो रिड्यूस हो जाएगी। इसके नतीजे में जो एलोंगेशन फैक्टर जीडीपी थी वो क्या हो जाएगी, वो रिलीज़ हो जाएगी एलोंगेशन फैक्टर, ठीक है। इसके रिलीज़ होने से दोबारा जो राइबोसोम था वो लॉक हो गई। ये रिलीज़ कहाँ से होगी, एग्जिट साइड से, ठीक है। जब ये दोबारा लॉक हो जाएगा तो इसमें ट्रांसफ़र आरएनए मैसेंजर आरएनए दोबारा एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। उनकी एसोसिएशन होगी और जो स्मॉल सब यूनिट्स थे डिकोडिंग यूनिट सेंटर पर, जहाँ पर ए पी और साइट्स वो दोबारा क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि उनमें जो ए साइट था उस पर जो वो फास्फायरल जो ट्रांसफ़र आरएनए था वो आ चुका था, यानी वो क्लोज़ होगी। और जब वो दोबारा क्लोज़ होगी तो राइबोसोम थोड़ा सा और मूव करेगा, जिससे जो ए साइट पर ट्रांसफ़र आरएनए था वो पी साइट पर और पी साइट का ई साइट पर मूव करेगा, जिससे न्यू पेप्टाइड चेंज जो है वो बनती चली जाएगी। तो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ एक और है कि जो मैसेंजर आरएनए पर जो मूवमेंट होगी वही कोडोन्स वाली वो कितनी होगी, 30 बेस पेयर होगी, यानी वो 3 बेस पेयर आगे मूव करता है राइबोसोम जब भी, तो 3 बेस पेयर आगे मूव करेगा, ठीक। ये 3 बीपी बेस पेयर को ज़ाहिर करता है, तो इसे आपने याद रखना है। और इस लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।